आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, कहानी सुनी होंगी, फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनकी कहानी स्वयं संघर्षों भरी है और एक छोटे से गांव से उठ करके बिहार से आकर के यहाँ उड़ीसा में अपनी विजय पताका लहरा रहे हैं और उनसे परिचय करा रहे हैं। ये हैं मिस्टर जगदीश पांडे उर्फ बच्चन जी। और इनकी कहानी अगर इन्हीं की जुबानी सुनी जाए तो और बेहतर होगी, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। ये कहानी बहुत पहले हमारे पिताजी बिहार के रोहतास जिला गोकुलपुर ग्राम से निकले, घर से भागे। पुलिस की कहीं भर्ती हो रही थी, पुलिस में भर्ती हुए। अच्छा। जमशेदपुर पोस्टिंग रहा और पहलवान थे, रेसलर थे, तो स्पोर्ट्समैन को डिस्ट्रिक्ट चॉइस मिलता था, तो जमशेदपुर सेलेक्ट किए और जमशेदपुर में ही जो भी 15 साल का नौकरी किए जमशेदपुर से ही किए। और जमशेदपुर के बाद रिजाइन किए और रिजाइन करने के बाद फिर वो रिजाइन करने के बाद उनके एक मित्र थे जमशेदपुर में, एक सिनेमा हॉल हुआ करता था बसंत टॉकीज। अच्छा। तो उनके जो मालिक थे, मालिक से हमारे पिताजी के बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत मानते थे इनको। तो नौकरी छोड़ने के बाद जब परिस्थिति अच्छा नहीं रहा, ऐसे भी 53 रुपया 50 पैसा का नौकरी था, तो छोड़ने के बाद वो सज्जन इनको काफ़ी सहयोग किए, मदद किए और किसी तरह जोड़ जाड़ के एक टैक्सी लिए, एम्बेसडर कार लिए और वहाँ टैक्सी में चलाए जमशेदपुर। और राउरकेला आना जाना इनका रहता था। राउरकेला में इनके एक मित्र थे जिनका जमशेदपुर में भी कुछ कारोबार था, सरदार हजारा सिंह। वो इनको काफ़ी सपोर्ट किए। उनके सपोर्ट से ये राउरकेला आके जो पहला ट्रक हमारा 2296 गाड़ी खरीदाया। हमको सुनने में ये भी आया कि वहाँ वो 3 कार, एक अम्बेसडर कार हाँ, से एक के बाद 2-3 कार किए और बाद में और ये तीनों कार लेकर के राउरकेला आ गए। हाँ, राउरकेला आ और गए। राउरकेला में टैक्सी वैक्सी बेचे, तीनों कार बेच दिए और और बेच के 2296 ट्रक लिया गया। और वो भी 3 पार्टनर, 2 पार्टनर, 2, एक तो ये हुए, 2 और एक और थे। हाँ, 2 लोग मिल करके 2 लोग मिलके एक ट्रक लिए और उस ट्रक के साथ में 63 में यहाँ सिमलीगुड़ा पहुंचे, क्योंकि यहाँ बगल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का इंजन डिवीजन है फाइटर प्लेन का। अच्छा, मिग 21, हाँ, पूरा मिग ये का सीरीज का, और अभी वर्तमान सुखोई 30 का ही बन रहा है। अच्छा। तो यहाँ आ गए और यहाँ काम के सिलसिले में आए थे और आते आते धीरे धीरे हम यहाँ के बासिंदा हो गए, यहीं रह गए। और इसके बाद तब फिर वहाँ जो हम लोग आपके मकान जो जी, वही चौक में जिस दिन पहुँचे और रात को देर रात पहुँचे थे और खाली जगह देख के वहीं टेंट वेंट लगाए थे। और कुछ दिन रहने के बाद जब वो ज़मीन मालिक आए तो कुछ दिन उसको किराया दे के रहे, बाद में वो बेचना चाहा तो उससे कुछ पैसा दे के खरीदा गया था, खरीद के हम वहाँ रह गए। जो मकान 1993 में बिक गया, उसके बाद आपको दिखाया था एक किराए के घर में रहे। बाद में हमारा ये एक छोटा सा घर बना के यहाँ शिफ्ट हुए और उसके बाद ये मकान का निर्माण हुआ। बहुत सारे मोड़ आए। एक रोचक बात ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ ACL में मैं कुछ काम करता था, छोटा मोटा ठेकेदारी का, और उसी में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्लीनिंग का काम निकला जो कोई नहीं किया उसको। ये ST प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा। इसमें क्या होता है? यहाँ बगल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का टाउनशिप है। अच्छा, वो जो लड़ाकू विमान मिग हाँ, लड़ाकू 21 विमान का इंजन डिवीजन इंजन। है ये अच्छा। सोनाबेड़ा। और उसका टाउनशिप का जितना भी जो टॉयलेट वेस्ट होता है, अच्छा। वो टॉयलेट वेस्ट कलेक्ट होके एक जगह यहाँ आता है और उसका एक ट्रीटमेंट होने के बाद में वो डिकम्पोस्ट हो जाता है। जैसे पहले हम लोग के यहाँ जो पहले था से 40 साल पहले की जो एक जगह इकट्ठा था उसको मैला ढोने की प्रथा थी, उसको ले जाकर छोड़ देते थे नहीं, खेतों में। वो उसमें क्या है, बदबू आता था, गंदगी होती थी, वो अलग है। ये अच्छा। जैसा आपका गोबर का खाद या किसी अन्य पशुओं का मल का खाद बनता है, वैसे ये ह्यूमन मैन्योर है। अच्छा। ह्यूमन मैन्योर खाद है, उसमें कोई बदबू नहीं होता, कुछ नहीं होता, और बहुत बढ़िया खाद के रूप में हम्म के उपयोग में आता है। हम्म
अच्छा, तो इसमें कैसे क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमको बताएं विस्तार इसका, कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके बारे में जिसको जानकारी ना हो वो जान सके। ये सन 96-97 का बात है। अच्छा अच्छा। एक एचएल से एक टेंडर निकला था मात्र 80,000 का, हम्म और वो टेंडर था कि एसटी प्लांट का जितना भी वेस्ट है, हम्म। जो एक तरह से ह्यूमन मैन्यूअर ही है, मल है, अच्छा अच्छा। लेकिन वो ट्रीटमेंट होने के द्वारा हम्म। उसका वो पानी का अंश निकल जाता है, बाकी सूख के वो खाद होता है जो बहुत बढ़िया खेती में उपयोग में आता है, अच्छा अच्छा खेती के अच्छा उपयोग में, जिसमें कोई बदबू वदबू बास नहीं होता है। अच्छा। तो उसको साफ करना था, जिसमें हम्म जो शेड्यूल रेट रखे थे एचएल वाले, वो वर्केबल रेट नहीं था, मात्र 80,000 रुपये का काम था, हम्म। और उसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा था। अच्छा अच्छा। तो किसी एचएल के ऑफिसर ने मुझे सलाह दिया कि तुम इसे डालो इस रेट में, बाकी हम देखते हैं। हम्म। तो इस टेंडर को किसी ने 12 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने अपने हिसाब से डाले हैं, हम्म। लेकिन मैं मात्र 80,000 डाला था और मुझे काम 80,000? मिला जी। इतना बड़ा रिस्क, हम्म। और इतना सब कुछ खोने के बावजूद? सब कुछ होने के बावजूद कि मुझे उस आदमी पे भरोसा था। आपने तो वही बात कर दी हम्म। जब अमिताभ बच्चन जी जो घाटे में चले गए थे, हाँ। उसके बाद वो गए, वो क्या नाम था, आदित्य चोपड़ा, जो उनका फिल्म आया था एक आदित्य चोपड़ा करके, उसमें ऐश्वर्या राय वगैरह, मोहब्बतें, हम्म। तो उन्होंने कहा कि हमको काम चाहिए, तो उनके पिताजी के साथ वो काम किए, तो बोले कितने पारिश्रमिक लेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो आप दे दीजिएगा हम उसको ले लेंगे, उसको हम गिनेंगे नहीं। तो आप तो उसी तरह उससे निकले कि आप हाँ, मात्र 80,000 तो में जहाँ 14-15 लाख का वो थे, टेंडर एक होता है। डीजीएम थे जो मेरे ऊपर काफी विश्वास था उनको, मुझे भी था। अच्छा अच्छा। तो टेंडर हो गया, टेंडर मुझे मिल गया, और बाद में अभी एचएल क्या चारों तरफ से फेंसिंग है, कंपाउंड के अंदर में है, यहाँ से सुई भी बाहर नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा। तो मेरे ऑर्डर में लिखा गया है कि यहाँ से जो भी डिकम्पोस्ट निकलेगा वो ठेकेदार अपने यूज के लिए बाहर ले जा सकता है। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। हम्म। देखिए ये जो है वो जगह, अच्छा। यहाँ ये देख रहे हैं एक बड़ा सा 1200 डाया का पाइप लगा हुआ है, 1200 एम डाया का। हम्म। ये पूरा टाउनशिप का सीवेज कलेक्ट होके इस पाइप के द्वारा अच्छा। यहाँ आता है, और यहाँ से ये सेपरेशन होके आगे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए इस टैंक में जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यूज में खेतों में चले जाता सिंचाई है, के काम में आ जाता है। और पूरा ड्राई होने के बाद वो कुछ दिनों के बाद में वो खाद के रूप में आ जाता है, खाद हो जाता है। उसके बाद तो उसको पहले क्या होता था, इससे पहले जो होता था हम्म कि एचएल इसको जैसे पानी को वेस्ट किया जाता है, कहीं फेंका जाता है, हम्म वैसे ही उस खाद को भी फेंक दिया जाता था। हम्म, तो एचएल को उससे 1 रुपए का बेनिफिट नहीं बेनिफिट नहीं होता था था, ना। ऊपर से पैसा ज्यादा देना हाँ, पड़ता था काम कराने के आपको लिए। देने से एचएल को भी फायदा हो गया। और उनको क्या हुआ कि वो जो एस्टिमेट कम कर दिए, जो पहले वो लोग 10 लाख में कराते थे उसको, हम्म, कि 8 लाख में कराते थे उसको, 80,000 कर दिए। हम्म, और मुझे फायदा ये हुआ कि वो 80,000 का जो मैं टेंडर मुझे मिला, हम्म, और मुझे ये ऑर्डर मिल गया कि जितना भी यहाँ से कंपोस्ट निकलेगा हम उसको बाहर लेके आप बेच ले सकते वो हैं। आपकी संपत्ति हो गई। वो हमारी संपत्ति हो गई। अच्छा, तो उसको आपने क्या किया? तो उसका यूज के बारे में भी मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। हम्म तो मुझे वो डीजीएम सर ने ही बताया था हम्म कि मैं एक आदमी का नंबर देता हूँ, वो यहाँ कॉफी प्लांटेशन कर रहा है 500 एकड़ जमीन में, अच्छा अच्छा। और उससे बात करो। हम्म और मैं वहाँ बात किया, और वो आदमी आया मेरे पास मिलने के लिए, हम्म, और मुझे पूछा कि आप कैसे, क्या रेट में दोगे हमको एक गाड़ी। अच्छा। मुझे क्या पता था कि एसटी प्लांट का क्या है, कचरा कौन लेगा, लेने वाला चीज तो था नहीं। हम्म, फिर भी कहते कहते 5,000 रुपये एक गाड़ी का बताया था। अच्छा, और 5,000 सुनते ही अगले ने मुझे 50,000 का एक बंडल दे दिया एडवांस उस समय उस समय। 50,000? हाँ, बिना बार्गेनिंग किए जब दिया, तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर था कि 5,000 बोलूंगा, 1,000-1,500 रुपये काटेगा, 3-3,500 में कर दूंगा।
लेकिन जब वो 5,000 में तय होके दे दिया तब मुझे लालच बढ़ गया कि नहीं तो गलती हो गया, रेट कम बोल दिया, कुछ बढ़ाया जा सकता था आपको भी इसको, अफसोस हुआ होगा कि ज्यादा बोलना चाहिए था, ज्यादा बोलना चाहिए था, कम हो गया। लेकिन कहा जाता है कि लेकिन जिसके ठीक है, भाग्य में जो है वो आएगा ही। जब उससे तय हो गया था और दिया, और उसमें से इतना निकला कि मैं उसमें से 5 लाख रुपए का ये सीवेज का खाद बेचा। अरे वाह, 5 लाख! हाँ, 96 में। 96 में 5 लाख, लगभग हमको लगता है कि आज आज का के 60-70 लाख रुपया। 60-70 लाख में। हाँ, तो 70 लाख का आपने वो क्या बेचा? मैंने आप लेट्रिन। हाँ बोल लीजिए, वो मल है, हम्म। मनुष्य का मल है, जानवरों का खाद आप सुने हो, ये मनुष्य का है, आपने तो ह्यूमन। कमाल कर दिया, आम के आम गुठली के दाम। उसमें से पैसा निकाल लिया। हाँ, चलिए, अच्छी अब ये बात है। देखिए इस टैंक में इसमें पानी है, हम्म इसमें एक ट्रीटमेंट हो रहा है, ये बीच बीच में ये सर्कल घूमता है ये, हम्म। और वो पानी एवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, अच्छा। और खाद नीचे बैठता है। और ये देखिए खाद सूख रहा है यहाँ पे, इसमें ओ, ऊपर बैठ गया है, इसका भी एक... तो अभी भी आप इसमें कर रहे हैं कि नहीं, मैं छोड़ दिया, मैं बहुत पहले एक बार किया था, ये जो मेरा मैंने शुरुआती दौर मैंने का आप... जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जो मैं कभी एक साथ इतना पैसा देखा नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। और 96-97 में एक 5 लाख रुपया एक साथ देखना मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। अच्छा, उस समय ये आपने... देख लीजिए एक बार सूखने के बाद इसका क्या हाल होता है, ये ऐसा एक बिल्कुल ड्राई होता है, इसमें आप हाथ में उठा कर देख सकते हैं, इसमें कोई गंध नहीं, कोई बदबू नहीं, कुछ भी जैसे ऐसा अगर नहीं उसमें होता। अगर बदबू होता तो अब तक यहाँ आदमी खड़ा आदमी नहीं खड़ा होता। नहीं हो सकता। हाँ। और उस समय कोई आपका कोई उस समय कोई मित्र वगैरह कोई हो जो कि आपको ये काम करने में आपका आपका मार्गदर्शन किया हो या आपको ले जाता हो? हमारे एक मित्र हैं, मदन मोहन तिवारी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। वो बिहार से आते रहते हैं, मित्र हैं हमारे, जीजा जी के भाई हैं, रिश्तेदार हैं। अच्छा अच्छा। तो वो जब काम चल रहा था तो एक समय वो भी आए हुए थे, और साथ में हम लोग ओ, आए थे यहाँ। अच्छा अच्छा। जी, हम्म तो ये हम्म हैं, मदन जी भी हैं साथ में। हम्म। अच्छा, तिवारी जी जी, बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। ओ, तो आप भी इनके साथ कुछ किए, सहायता होता उसको? तब इनके पास एक वो आर के 2296 की गाड़ी था, जाने के लिए किसी को अलाउ नहीं था। तो हम बोले कि भाई हम भी प्लांट में चलेंगे, देखेंगे कि कैसा आपका वर्क है, क्या वर्क है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उस समय उस गाड़ी का ये ड्राइवर बने और हम हेल्पर बन करके उस प्लांट में गए गेट थे। पास ऐसे बनाया गया था कि हम दो ही आदमी का अलाउ था, हाँ, हाँ, चाहे कोई भी हो तो उसको एक हेल्पर ड्राइवर एक हेल्पर, दो ही, बीच में कोई विजिटर के नाम पे कोई नहीं जा सकता था। हेल्पर बनना ही था। हाँ, तो हम उस गाड़ी पर बैठ कर करके, ड्राइवर थे और हम को ड्राइवर थे, जिसको हेल्पर कहा जाता है, उपचालक। उपचालक। तो मैं भी गया था उस प्लांट में और काफी इस वर्क के बारे में देखा। आपने भी सीखा। हाँ, फिर उसके साथ 1-2 महीना तक रहे होंगे इस काम। हाँ हाँ? हाँ, हम तो घूमने आए थे, घूमने लेकिन आए थे, थे, लेकिन बहुत... लेकिन एक तजुर्बा जिंदगी का हमारा भी था हाँ, आपके कि वो उम्र के हैं मित्र, मित्र भी कह लीजिए। कहते हैं हाँ। शुरुआती दौर में पैसा कमाने का एक ठो ज्ञान बुद्धि तो होता नहीं था, लेकिन लालसा लालसा बहुत होता था कि लालसा। हम भी पैसा कमाएं, तो और मल से भी पैसा कमाया जाता है, ये मैं सिद्ध करके दिखाया यहाँ। वो सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। आप मूलतः बिहार के रहने वाले जी, हैं, तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? बिहार में हुई कि या उड़ीसा में हुई? मेरा जन्म यहीं उड़ीसा का है। अच्छा, उड़ीसा का। जी, और शिक्षा दीक्षा भी उड़ीसा का ही। उड़ीसा में ही है। चलिए आपको हम अपना स्कूल दिखाते हैं। चलिए चलिए चलिए, अच्छी बात है। आप यहाँ एक बहुत पुराना जामुन का पेड़ है, ये हमारा स्कूल का कैंपस है। अच्छा पांडे जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे हाँ। तो आप बहुत शरारती
विद्यार्थी में से गिने मैं जाते थे। उसका भी एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। अच्छा। यहाँ साइड कीजिए थोड़ा। ये देखिए जामुन का पेड़ है यहाँ, और आम का बहुत पुराना। हम्म। अभी ये पत्थर का दीवार है, पहले यहाँ बारबेड वायर का फेंसिंग हुआ करता था। अच्छा। जब स्कूल छुट्टी हो जाता है, स्कूल छुट्टी होने के बाद में स्टाफ कम होते हैं, इसी कैंपस के अंदर में स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल का भी घर इसी के अंदर था। अच्छा। और हम लोग यहाँ पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ के, और जेब में गंजी के अंदर में जहां जहां जगह मिला भर के, और पेड़ से उतर रहे थे। अच्छा। और तब तक हमारी वो प्रिंसिपल आ गई, जो स्वभाव से बहुत स्ट्रिक्ट थी और बहुत मारती थी। अच्छा। अब आपने मार भी खाया है? बहुत 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 लाठी तोड़वाया है। हाँ। तो वहां से उतर के हम लोग किसी तरह भागे, और यहाँ बारबेड वायर से सोचे कि तार उठा के और निकल के भाग जाएंगे। लेकिन मैं जैसे ही घुसा, मेरे पीठ में एक बारबेड वायर का तार लगा, और पीछे से प्रिंसिपल का डंडा लगा पिछवाड़े पे। और मैं खींच के भाग गया पीछे। मैं तो मतलब कॉलर के पास से और नीचे तक पूरा एक वायर फंस के चिर गया पूरा। और हाथ दो चार जामुन ही आया, बाकी तो सब वेस्ट ही हो गया। मार भी खाना पड़ा उल्टा। चलिए आप इतने बड़े शरारती थे? नहीं, उसके ये तो कुछ भी नहीं है। इसके आगे भी? हाँ, वो आगे जो था वो मैं बता नहीं सकता। अच्छा 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 अच्छा। कि इस स्कूल कैंपस के अंदर में इंग्लिश के सिवाय आप किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते थे, चाहे स्कूल आवर्स में या छुट्टी आवर्स में। अच्छा। यहाँ साइड कीजिए, यही साइड में ऐसे दबा, सब बंद रहता है। यहाँ हमारा जूनियर सेक्शन हुआ करता था। अच्छा। जो बहुत पहले वो मिशनरी के द्वारा बनाया गया हुआ है, यूरोपियन स्टाइल का। अच्छा। इसके आगे बीच में हॉस्टल है, उधर और आगे सीनियर सेक्शन है। ये हमारा फील्ड था। ये फील्ड। और स्कूल का इनॉग्रेशन में यहाँ इंदिरा गांधी आई थी। अच्छा। ये जो स्टेज आप देख रहे हैं बगल में पीला कलर का, हाँ, वो इंदिरा गांधी के लिए बनाया गया ये था। इंदिरा गांधी के लिए बनाया गया था। तो इस समय स्कूल का जो उद्घाटन उन्होंने किया था, जी जी जी। तो इसका मतलब कि जो ये एचएल फैक्ट्री है वो इंदिरा गांधी के समय में इसका उद्घाटन हुआ होगा। एचएल फैक्ट्री 1962। जवाहरलाल नेहरू के जवाहरलाल टाइम में। नेहरू के समय में? जी। अच्छा अच्छा, मानी। अच्छा, तो ये इंदिरा गांधी के लिए बनाई। ये भी बहुत पुरानी चीज है। आपने इसको दिखाया और आप इतने दिनों तक मेमोरी में रखे हुए हैं, ये एक और बड़ी बात होती है। जी। तो ये आपका स्कूल रहा। ये हमारा प्लेग्राउंड था। प्लेग्राउंड था। और आपने बताया है कि आप इतने बड़े शरारती थे और बता नहीं सकते, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप स्कूल आते थे उस समय आप मोटरसाइकिल से आते थे। जी, साइकिल से आया, बस से आया, कुछ दिन मोटरसाइकिल से आया। तो आपको जितनी सुविधाएं दी गई आपके जी। पिताजी ने, क्या आप अपने बच्चों पर भी को उतनी सुविधा दिए कि उन पर मैंने जो आप गलती कर चुके थे उसको दोहराना नहीं चाहते थे, बच्चों के ऊपर नहीं, मैं लगना? जो गलती किया था उसको उसे दोहराना नहीं चाहता था, इसीलिए अब बच्चों के पढ़ाई के समय मैं उनको दूसरे कामों में इन्वॉल्व नहीं किया। जैसे कि हम थोड़ा व्यापारिक परिवार से थे, तो हम स्कूल के साथ अपने काम धंधा में भी इन्वॉल्व रहते थे, अच्छा। जिससे पढ़ाई पे असर पड़ता था बुरा। ये हमारा सीनियर सेक्शन था यहाँ, ये पूरा एरिया। तो उस चीज से हमने अपने बच्चों को दूर रखा। वो एजुकेशन समय में उनको पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए फोकस करके रखा, और बाकी चीजों में इन्वॉल्व नहीं किया। यही आपका स्कूल है? जी 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 जी। ठीक है, चलिए। जो देखा जाता है कि लोग डिप्लोमा करके आते हैं, एमबीए वगैरह करके आते हैं, तब बिजनेस करते हैं, लेकिन आपने उनके भी दांत खट्टे कर दिए जो एमबीए करके आते हैं और मैट्रिक तक ही पढ़ाई की और उसके बाद व्यवसाय में इतने आगे बढ़े। यही तो आगे की जुआ पूरी के लिए सीखने के लिए है। नहीं, मैं आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती थी। अच्छा। और इलाज के सिलसिले में हमारे पिताजी कभी विशाखापट्टनम, ज्यादातर मेडिकल एड के लिए विशाखापट्टनम में नजदीक था। अच्छा।
कभी वेलोर इधर उधर जाते रहते थे, तो मुझे काम में भी अपना देखना था। मैं पढ़ाई कंप्लीट पूरा नहीं कर पाया, मैं मैट्रिक से आगे नहीं जा पाया। लेकिन कम उम्र में जो तजुर्बा, जो आदमी को एक्सपीरियंस मिल जाता है धक्के खा खा के, उसके आगे कोई एमबीए आपका काम नहीं करेगा। हाँ, वो आप पर सिद्ध होती है। जो कहा जाता है कि जिस एमबीए से आपको किताबी नॉलेज आपको मिल सकता है, हाँ। लेकिन जो फील्ड में जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं और शुरू से इन्वॉल्व है इन चीजों में, और हर चीज में ठोकर खा खा के जो आदमी सीखता है वो जिंदगी भर भूलता नहीं है उसको। वही बात है, जो पत्थर पर हथौड़ा बजता है वो मूर्ति बन गई, उनकी पूजा होती है, और जिसने हथौड़ा नहीं सहा वो किनारे पड़े रहते हैं। किनारे पड़े रहते हैं। इसे सही बात है। आदमी जब ठोकर खाता है तब उसको आगे का रास्ता दिखता। आज के इस दौर में ये कहा जाता है कि शिक्षा को लोग व्यवसाय बना लिए, और इस दौर में पांडे जी जो ने मिसाल कायम की है। ये जो नेताजी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसके ये अध्यक्ष हैं, और ये हमारे साथ इस स्कूल के फाउंडेशन मेंबर, संस्थापक सदस्य, और इस स्कूल के सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं, और ये कुछ बताएंगे इनके बारे में। और जो लोगों ने आज की इस दौर में जो लोग शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, इस दौर में पांडे जी और इन्होंने दोनों आदमी मिलकर इस शिक्षा को व्यवसाय से पैसा लाकर इस शिक्षा में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और इन्वेस्टमेंट इनका फायदे के लिए नहीं हुआ है, ये बच्चों के भविष्य के लिए हुआ है और समाज के कल्याण के लिए हुआ है। ये स्कूल का सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। अच्छा। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त है। सीबीएसई एफिलिएटेड है, और पहले 10th तक था, अब 12th हो गया है, अब 12वीं क्लास में हम लोग का कॉलेज भी चल रहा है। और हमारे पास एक और एफिलिएशन भी है, NIOS, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसका भी मान्यता प्राप्त है। हम लोग एफिलिएटेड है, उसका सेंटर यहीं से होता है। सेंटर यहाँ से हर साल 400-500 बच्चे एग्जाम देते हैं। यहाँ पे बाहर से आते हैं, सब बच्चे एग्जाम देते हैं यहाँ पे। यहाँ से तो बच्चे, आपके भी स्कूल के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेधावी निकले हो, बाहर जाकर रहता है। बहुत बच्चे अभी तो बहुत बच्चे फॉरेन में भी हैं, और कुछ बच्चे डॉक्टर्स हैं, कुछ बच्चे IT सेक्टर में हैं, बच्चे अच्छे से पोजीशन में हैं बच्चे। जरूरत ऐसा नहीं है कि जरूरत होने से ही आते हैं, वो तो हमेशा मेरे साथ हैं। ये स्कूल हम बोला जाएगा तो एक तरफ से वो बैकबोन है स्कूल के, वो मेरे मतलब वो बैकबोन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU कहा जाता है, वो मदन मोहन मालवीय जी ने शुरू किया था। आप लोग दोनों उन्हीं की प्रेरणा, जब हम लोग शुरू किए थे तो किसी को मतलब यहाँ के लोगों को भरोसा नहीं था कि ये स्कूल एक दिन सिमली उड़ा जैसा छोटा जगह था, तो बात कुछ और था, कुछ और था उस टाइम पे, और लोग हर कोई यही सलाह देता था कि तुम बंद कर दो, तुमसे नहीं चलेगा, यहाँ नहीं कर पाओगे, यहाँ नहीं चलेगा। बहुत कुछ हुआ, सोशियलों का दबाव बहुत था। जो एक आध स्कूल था वो क्रिश्चियन स्कूल, कुछ मिशनरी स्कूल रहे थे जिनका बहुत ज्यादा प्रेशर था कि स्कूल ना बने, लेकिन उसके बावजूद भी हम संघर्ष करते रहे हम दोनों, और चलता रहा और आज तक चल रहा है। इसका बस है। लेकिन ऐसा एक समय था कि बस तो दूर रहा, हम लोग के पास एक ऑटो खरीदने का भी पैसा नहीं था, तो तब हम लोगों ने स्कूल के लिए एक दोस्त से 1500 रुपये उधार लेके एक रिक्शा खरीदे थे। और रिक्शा चलाने के लिए एक आदमी को रखा गया था, वो घर घर से बच्चों को लेके आता। तब सुनियोड़ा में रिक्शा भी नहीं था, वो घर से बच्चों को लेके आता था। तो एक आध साल उस रिक्शा में भी बच्चों को हम लोग लाए हैं, और वो रिक्शा का जो पैसा था वो एक दोस्त से उधार लाया गया था, लाके फिर एक रिक्शा खरीदा था हम लोग स्कूल के लिए। आज भगवान का दिया हुआ 2 बस स्कूल का है। तो संघर्ष वो भी था, वो भी एक संघर्ष का हिस्सा था, ये कुछ भी नहीं था स्कूल में। उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। लकड़ी वाला हम लोग जाके एक गांव से लकड़ी पट्टा लाते थे, और पट्टा लाके रात को खुद अनलोड करते थे गाड़ी से। रात को इनका 2296 गाड़ी था। मैं इनको आके बोलता था कि कुछ पट्टा लाना है, बेंच बनाना है,
तो रातों रात हम लोग जाते थे और फॉरेस्ट नहीं पकड़े करके हम लोग रातों रात जाके खुद लोड करके ला के उतार के और खुद अनलोड बेंच करते बनवाया थे और सुबह कारपेंटर से एक करके बेंच बनवाते थे। पट्टा खरीद के लाते थे 100 रुपये में, तो लाके फिर धीरे धीरे एक स्कूल का बेंच बनाया गया था। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और भगवान करे कि आप इसी तरह आगे बढ़ें और बच्चों के लिए जो शिक्षा का जो आप माध्यम बनाए हैं उसको और इसी तरह आप बच्चे शिक्षित करते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ। धन्यवाद। हम भी कहेंगे कि आप खोज खोज के गली कोना से ये सच्चाइयों को उजागर कीजिए और किसी तरह लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले। जी, अभी रिसेंटली मेरे बेटे का शादी हुआ है। 19 तारीख को तिलक था अच्छा। और 22 को शादी था जगदलपुर में। आज सुबह 23 को हम लोग सुबह घर पहुंचे हैं, बहू लेके आए हैं। अच्छा, जो आपके पिताजी थे जी वो राहुल किला से सिमली गुड्डा आए थे। हाँ, सिमलीगुड़ा आए। तो सिमली गुड्डा आए तो फिर यहाँ तो उस समय जंगल रहा होगा, पूरा जंगल था। तो फिर कैसे और क्या हुआ? रात को किसी समय पहुंचे थे लोग, लेट नाइट, वहाँ कुछ था नहीं। एक चौक जैसा था, यहीं एक त्रिपाल का तंबू लगा के अपना कैंप बनाए अच्छा। और धीरे धीरे बाद में उस जमीन को खरीदा गया। अच्छा, वो बाबा आपके पिताजी खरीद लिए? जी जी जी, वो खरीदे और खरीद के यहाँ घर वर बनवाए। धीरे धीरे डेवलप हुआ। पहले कुछ टीना का शेड बना, फिर कुछ पक्का मकान बना। ऐसे बाएं साइड में है ये मकान था अपना। ये मकान जो ये सफेद कलर का दिख रहा है नीचे, ये ऊपर में गारमेंट का दुकान, और ये इसके पीछे काफी लंबा चौड़ा जमीन था। ये जमीन यहाँ रहे, बचपना यहाँ गुजरा, स्कूलिंग यहीं से। बाद में 93 में ये घर बेचना पड़ा इस मकान को 1993 में। 1993 तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? परिस्थिति यही, मेरी माँ बीमार रहती थी अच्छा। और बीमारी के कारण घर बिक गया, गाड़ी बिक गया, कुछ संपत्ति जो भी था सब बिकते गए। बेचने के बाद 1995 में वो उसका देहांत हो गया। 2 साल तक आप लोग एकदम संघर्षरत रहे? जी हाँ। तो यहाँ और जिसमें आपके पिताजी भी संघर्ष करते रहे? बहुत संघर्ष किया, वो तो जीवन भर संघर्ष ही किए। खिड़की खुला है, वही रूम था हमारा। इसमें पीछे लंबा तक? पीछे लंबा बहुत है। आप लोग वहां से जब मकान बेच चुके उसके बाद फिर कहाँ पर आ गए? मकान बेचने के बाद हम लोग एक किराए के मकान में यहाँ आए। ये है वो मकान जो ग्रीन कलर का बिल्डिंग है, इसी मकान में थोड़ा सा आगे रुके हम लोग। इसमें आप रहे? जी 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 जी, इस मकान में सामने वाले? हाँ। ये उस समय मकान इतना ही बड़ा था कि नहीं, सिंगल स्टोरी था। अभी इसके ऊपर एक फ्लोर बनाया है, पहले सिंगल ही था। सिंगल नीचे में रहते थे आप? जी। और इसके बाद फिर आप और इसके बाद फिर हमारा बहुत पहले का यहाँ जमीन ये बाएं साइड में लिया हुआ था जहाँ अभी वर्तमान रह रहे हैं। ये डेकोरेशन जो किया हुआ है, ये डेकोरेशन मेरे बड़े बेटे की शादी हुई अभी। अच्छा। 19 को तिलक, 22 को शादी और 24 तारीख को रिसेप्शन खत्म हुआ उसका। कल फंक्शन खत्म हुआ, रिसेप्शन खत्म होने के बाद आज फ्री है। जी जी जी, ये हमारा वहां मकान से है। किराए के पर वहां रहते थे, फिर वहां रहते ही ये मकान बना है? जी, ये जमीन हमारा पहले का, बहुत पहले का, आपके पिताजी हमारे पिताजी का लिया हुआ था। 1 एकड़ से कुछ कम जमीन है। अच्छा। तो इसी में पेड़ पौधा, बाग बगीचा, बागवानी सब हो रहा है। तो ये आपने बनाया? जी, अब इधर आइए दिखाते हैं। जब वो किराए वाला घर से हम लोग शिफ्ट हुए, अच्छा। तो ये हमारा पहला पुराना मकान बना। ये पुराना मकान बना के इसमें शिफ्ट हुए और बाद में फिर ये मकान बना। तो फिर इसमें आप इधर से?
ये सामने से एंट्री है, ये हमारा पुराना मकान का सेटअप है। ये आपके पिताजी ने जी जी, सब पिताजी का ही है। ये भी? हाँ, ये भी पिताजी का ही है। हम तो पिताजी के लेकिन साथ थे। लेकिन मैं तो सुना कि ये आपकी बड़कपन है कि सारी क्रेडिट जो अपने पिताजी को दे रहे हैं, लेकिन हमने जो सुना यहाँ पर पता लगाया और एक पिताजी के एक जीते चीज जी जब हुआ है तो पिताजी का ही है। वो तो ठीक है, ये आपकी बड़कपन है। ऐसे भी माता पिता को लोग भगवान मानते हैं और आप उनको बिल्कुल पूछते बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एक चीज और हमें यहाँ जब मार्केट में पता किया तो एक जिक्र आता है आपकी गाड़ी का 2296, जी और उसकी खासियत ये थी उस समय यहाँ पर कुछ था नहीं। जी। आप उसको रिक्शा समझिए, एम्बुलेंस समझिए, एम्बुलेंस समझिए। अगर कोई किसी का तबीयत खराब हो जाता तो उसी गाड़ी से हॉस्पिटल जाता था। सिनेमा जाना है तो उसी गाड़ी से जाना है, हॉस्पिटल जाना है तो उसी गाड़ी से जाना है, बाजार जाना है तो उसी गाड़ी से जाना वो है, 2296 घूमने जाना है तो उसी गाड़ी से जाना रिक्शा है। से लेकर पर्यटन से लेकर सब सब। और अंतिम वो 2296। जी जी, हमारे इसीलिए यहाँ के पिताजी, जिहन में वो हमारे पिताजी का पहला गाड़ी था वो आर के 2296 नंबर, और उसी गाड़ी से हम लोग पले बढ़े पढ़े, सब सारा चीज उसी गाड़ी से कहिए से धीरे 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 हम लोग बढ़े हैं। तो ये आपका मकान रहा। जी। अभी आपके घर में कौन कौन से लोग रह रहे हैं? हमारे घर में हमारी धर्मपत्नी है, हमारे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा साथ में हमारे बिजनेस में हाथ बटाता है, छोटा बेटा नौकरी करता है हैदराबाद में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पुराना वाला मकान का पिछला हिस्सा है। अच्छा अच्छा। और ये हमारे पेट, हमारे इस मकान के रक्षक, हम इस मकान के रक्षक हैं, हमारे बाहुबली। ये बघीरा जी हैं। अरे नामकरण भी आपने किया? नामकरण भी है। ये बघीरा है, नाम से नहीं काम से ही बघीरा है। हमारी गौ माता है। हमारे पिताजी शुरू से ही रखे हैं, गृहस्थ परिवार से थे तो किसान परिवार से 63 में आए, तब से गाय रखे हैं और परंपरा जारी है। और इधर दिन में गौ माता यहाँ बाहर रहती है, रात को ये उनका रात का निवास है। तो आपकी क्या लग रहा है? हाँ, ये सब अपना है, ये जितना हो सकता है उतना बागवानी करते हैं, पेड़ पौधा लगाए हैं। एक ही कंपाउंड में सारे चीज, गौ माता का सेवा, पशु पक्षी से लेकर बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति से प्रेम है। अब शहर बाजार में लोग नहीं कर पाते, हम तो अपने कैंपस के अंदर ही जितना होता है उतना करते हैं। भी है, नींबू का है जी जी। ये सागवान, वो लग रहा है सागवान है। सागवान है। और ये किस चीज का पेड़ है? ये आंवला है। आंवला। ये आंवला है, ये तेज पत्ता है। ये तेज पत्ता जी। तो अच्छा, ये तेज पत्ता का, तब तो आप घर का मसाला भी। और जी जी जी, ये तेज पत्ता है, ये नींबू है, ये सब अल्फेंजो आम है, और उधर इलायची है, कहीं लौंग है, हर तरह के पौधा लगाए हैं। और ये हमारी श्रीमती जी हैं, पत्नी जी। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है कि इनका कदम पड़ते ही भाग्य बदलने शुरू हो गए। शादी कब हुई? 1994। 94। आप कहाँ की रहने वाली भाभी जी? सासाराम। वो मूलतः बिहार की भी आप रहने वाली हैं? हाँ। तो जन्मभूमि से आप जुड़े हुए हैं? जी जी जी, जन्मभूमि और मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और ये जो अभी बता रहे थे कि आप अपने लड़की का शादी के, वो कहाँ के लोग रहने वाले हैं? वो भी बिहार के आरा जिला के बेलाउर गांव है, आरा के पास। अच्छा 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 अच्छा। मैं जो कहा जाता है कि बिहारी जहाँ जाते हैं अपनी झंडा गाड़ते हैं, आपने भी वही उस कल्चर को कायम रखा है। और आप जब आपकी शादी हुई थी इसी घर में हुई थी कि और? नहीं, तब हम किराए वाले घर में थे। तो ये जो कहा जाता है कि किसी पुरुष के आगे बढ़ने के पीछे एक औरत खड़ी होती है, तो भाभी जी हैं। बिल्कुल इनका जो पैर का होता है कि आंगच होता है, लक्ष्मी कदम पड़ते ही आप आगे बदलने शुरू हो गए, आप आगे बढ़ने लगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत भाभी जी
आपके कदम अगर मेरे घर में पड़ जाए तो और अच्छा है कि शायद मेरा ही भाग्य बदल जाए। अब बुलाइए तो आएंगे हम चाय पीने के लिए ठीक है, हम जी, जब भी जी, जी। अपने बेटे बेटी की शादी करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे और आपको आना पड़ेगा। आएंगे, जरूर आएंगे, आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। आएंगे। बिल्कुल बुलाएंगे, बुलाएंगे। आज से मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। अच्छा, 2 साल, 4 साल, 5 साल जब भी हो। जी। आपका और निमंत्रण एक्सेप्टेड। है कहानी जगदीश पांडे उर्फ बच्चन जी की कहानी, जो इन्होंने संघर्ष करते हुए यहाँ तक मुकाम पाया और ये आगे हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके लिए प्रेरणा स्रोत है कि कैसे संघर्ष किया जाता है। और इनके लिए ये कहा जा सकता है, इनके अगर जीवन को अगर एक शब्दों में कहा जाए तो रोलर कोस्टर राइड ये हैं। और इनके ऊपर एक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविताएं हैं इन पर शूट करती है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नमस्कार।